ये 30 लाख से कम लागत वाली एक ऐसी फिल्म है जिसने दुनिया भर में जबरदस्त कमाई की। इसमें सिर्फ एक दृश्य और एक अभिनेता है, लेकिन ये एक व्यक्ति की निराशाजनक स्थिति को इतनी खूबसूरती से दर्शाता है कि यहाँ तक कि मुझे फिल्म के दृश्य पिछले जन्म के लगने लगे और एक आम इंसान की बेबसी और लाचारी को महसूस कराता है। पता चलता है कि मुश्किल में अपनी मदद खुद ही करनी होती है। एक आदमी नींद से जागता है और अचानक पाता है कि उसे किडनैप कर लिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं कि उसे एक लकड़ी के बक्से में बंद किया गया है, बल्कि उसके मुंह में भी कपड़ा ठूंसा हुआ है और तो और उसके दोनों हाथ भी कसकर बंधे हुए हैं। वो डर के मारे चिल्लाता है, लेकिन लाख कोशिशों और लकड़ी के तख्तों को पागलों की तरह पीटने पर भी उसे सिर्फ अपनी ही चीखें सुनाई देती हैं। कपड़े को खींचकर निकालने और सांस लेने की कोशिश करने पर भी उसे कुछ याद नहीं आता। बक्से को खोलने की हर मुमकिन कोशिश करने पर भी वो टस से मस नहीं होता, बल्कि और नीचे धंसता जाता है। ये कौन सी जगह है और किसने उसे किडनैप करके यहाँ बंद कर दिया है? जान बचाने की जद्दोजहद और छोटी सी जगह के कारण उसका दम घुट रहा है। वो अपने बंधे हुए हाथों को छुड़ाना चाहता था, लेकिन पूरी ताकत लगाने पर भी सफल नहीं हो पा रहा था और लाइटर से रस्सी भी नहीं कट रही थी। तभी उसे एक उभरी हुई कील दिखाई दी। उसने उससे रस्सी खोली, फिर उसने ध्यान से चारों ओर देखा। लकड़ी के तख्ते बिल्कुल सटे हुए थे। पूरी जगह बस एक आदमी के आकार की थी। ये तो ताबूत है। एक भी रोशनी की किरण अंदर नहीं आ रही थी। उसे यकीन हो गया कि उसे जिंदा दफना दिया गया है, इसलिए उसने पूरी ताकत से ढक्कन को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जरा भी नहीं हिला। क्या वो यहीं मर जाएगा? तभी उसके पैरों के पास अचानक एक चमक दिखाई दी, जिससे उसे जिंदा रहने की उम्मीद मिली। ये एक मोबाइल फोन था। किसका फोन है और किसने रखा? उसने बिना सोचे समझे जल्दी से लाइटर जलाया। पैर से 2 बार हिलाकर उसने फोन उठा लिया, लेकिन उस पर लिखे अक्षर वो एक भी नहीं पहचानता था और बटुआ खाली हो गया। उसके पास सिर्फ एक शराब की बोतल और एक दवा की बोतल बची थी। उसने सबसे पहले पुलिस से मदद मांगने के बारे में सोचा और तुरंत 110 डायल किया, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला उसे जो पहले से ही मुश्किल में फंसा हुआ था और भी मुश्किल में डाल देगा। फोन लगते ही उसने तुरंत उन्हें अपनी स्थिति बताई। मुझे एक ताबूत में दफनाया गया है और मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। कृपया जल्दी से आकर मुझे बचाओ। तुम एक अंतिम संस्कार गृह में हो। हाँ, ताबूत निश्चित रूप से अंतिम संस्कार गृह में ही होगा, लेकिन तुम नहीं हो। अगर तुम्हें ताबूत में दफनाया गया है तो तुम मुझे कहाँ से फोन कर रहे हो? जाहिर है ताबूत में फोन नहीं है और ये आम समझ के खिलाफ है। वास्तव में एक फोन है, लेकिन वो उसका नहीं है। अगली बात तो और भी हास्यास्पद थी। उस व्यक्ति ने उससे पूछा कि क्या वो खुद ताबूत में घुसा था? कौन अपनी मर्जी से ताबूत में घुसेगा? निश्चित रूप से किसी ने उसे अंदर डाला होगा। लेकिन और भी निराशाजनक बात यह है कि फोन उठाने वाला ओहियो राज्य का 110 था। वो इराक में अपने साथ हुई घटना को भुला नहीं पा रहा था और उसे यकीन था कि सामने वाला इसे मजाक समझ रहा है। उसने तुरंत फोन काट दिया। उसके फोन में सिर्फ 3 बार ही बैटरी बची थी। सोच विचार कर उसने घर पर फोन करना बेहतर समझा, लेकिन घर पर कोई नहीं था। उसकी पत्नी ने भी उसका फोन नहीं उठाया। उसने पत्नी के लिए मैसेज छोड़ा कि वो नेशनल गार्ड या किसी और से संपर्क करे, लेकिन एक आम आदमी की बात पर कौन विश्वास करेगा और कौन परवाह करेगा? उसे लग रहा था कि उसे खुद ही कुछ करना होगा। पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसने फिर किसी और को फोन किया। उसे यकीन था कि FBI उसकी बात सुनेगी। उसने तुरंत अपनी आपबीती बताई। उसका नाम पॉल था और वो सर 224 का एक ट्रेन ड्राइवर था। वो इराक में दूसरी गाड़ियों के साथ सामान ढो रहा था। अचानक उसे कुछ बच्चों ने रोक लिया। फिर एक ट्रक में धमाका हुआ और उसके बाद कुछ लोग निकले और उन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो बंधा हुआ था और एक कोठरी में बंद था। उसने सब कुछ साफ साफ बता दिया, लेकिन एजेंट उससे पूछ रहा था कि क्या उन बच्चों ने उसे कोठरी में बंद किया था और वो उसे मार क्यों नहीं रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर भी पूछा। पॉल को तुरंत गुस्सा आ गया, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसका संपर्क टूट गया। उसने देखा तो पता चला कि फोन में सिग्नल नहीं है। उसने तुरंत मदद के लिए गुहार लगाई और कोठरी में सिग्नल ढूंढने लगा। सिग्नल मिलने के बाद उसने तुरंत सर 2 कंपनी को फोन किया। क्या कंपनी उसकी मदद नहीं करेगी? उसका काम के दौरान अपहरण हुआ था, लेकिन कंपनी के नियमों के अनुसार किसी देश में काम करते हुए अगर कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो एक विशेष आपातकालीन नंबर डायल करना होता है। अब वो सिर्फ उसे मानव संसाधन विभाग के प्रमुख से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मानव संसाधन विभाग क्या कर पाएगा? काफी सोचने के बाद भी किसी ने फोन नहीं उठाया, लेकिन उसने संबंधित जानकारी छोड़ दी, जिससे उस पर और दबाव बढ़ गया। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि फोन कट गया। सोचिए उसे उस पल कितना गुस्सा आया होगा। उसका कोई सहारा नहीं, वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। क्या निगरानी में लेटे रहने का मतलब है कि वो मरने के लिए अभिशप्त है? लेकिन थोड़ी देर बाद वो शांत हो गया और उसे अचानक अपने फोन पर एक मिस्ड कॉल याद आई। शायद अभी भी उम्मीद है, लेकिन शायद वो बापू था। उसने डरते हुए फोन किया। मौत से भी बदतर स्थिति थी। बापू ही था। उसने गिड़गिड़ाते हुए उसे छोड़ने की भीख मांगी। हालांकि वो अमेरिकी है, लेकिन वो सिर्फ एक भाड़े का सैनिक है। लेकिन दूसरे ने इनकार कर दिया। क्योंकि वो अमेरिकी है इसलिए वो सैनिक है और सैनिक को मरना चाहिए। उसके पास कोई हथियार नहीं है तो वो कैसा सैनिक है? बापू ने उसकी बात सुनकर थोड़ा नरमी दिखाई।
लेकिन उसे तुरंत मारने के बजाय उसने 50 लाख की फिरौती मांगी, जिसे आज रात 9 बजे से पहले लाना होगा। वो जीना चाहता है, वरना उसे जलकर मरने का इंतजार करना होगा। उसके पास 50 लाख कहाँ से आएंगे? अगर उसके पास होते तो वो यहाँ काम करने नहीं आता और न ही उसे बंधक बनाया जाता। घर पर नहीं है तो वो दूतावास से मदद मांगेगा। दूतावास किसकी परवाह करता है? क्या दूतावास उसके लिए 50 लाख की फिरौती देगा? वो है कौन? वो सिर्फ एक साधारण भाड़े का ड्राइवर है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो? इसलिए उसने अपनी पत्नी से संपर्क किया और टांगडा से मदद मांगी। स्थिति गंभीर है। उसने उससे संबंधित विभागों के फोन नंबर पता करने में मदद करने को कहा, लेकिन टांगडा ने कहा कि उसे सुपरमार्केट जाना है। क्या उसकी जान सुपरमार्केट जाने से ज्यादा जरूरी नहीं है? बात पूरी भी नहीं हुई थी कि फोन कट गया। उसने अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश की। मदद मांगने के लिए विनम्र होना पड़ता है। कौन आपकी बीमारी की परवाह करेगा? कौन आपकी मुश्किलों को समझेगा? फोन पर बात करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। 360 डिग्री घूमकर धीरे और आराम से बात करने से उसे नंबर मिल सकता है। फिर भी किसी ने उसकी मदद नहीं की। फिर उसने तुरंत संबंधित विभाग को फोन किया, लेकिन हैरानी की बात है कि दूसरे ने सीधे उसका नाम बताया। जाहिर है उसने पहले कंपनी को जो संदेश छोड़ा था, कंपनी के संबंधित अधिकारियों ने संबंधित विभागों को सौंप दिया है। लेकिन क्यों किसी ने उनसे संपर्क नहीं किया और क्यों कोई बचाव अभियान नहीं चलाया गया, ये बिल्कुल अप्रत्याशित था। वे चुपचाप खड़े रहे, ये तर्क देते हुए कि वे वॉशिंगटन में इराक में समस्या का समाधान नहीं कर सकते और 50 लाख भी नहीं देंगे क्योंकि अमेरिका की संबंधित नीतियां हैं। वो कभी भी आतंकवादियों के साथ बातचीत नहीं करेगा। वो तुरंत घबरा गया। शायद उसकी दुर्दशा पर तरस खाकर दूसरे पक्ष ने उसे इराकी बंधक बचाव दल के कमांडर का फोन नंबर दिया। ये दल कुछ साल पहले ही स्थापित किया गया था, जिससे पता चलता है कि उसकी स्थिति बिल्कुल भी अनोखी नहीं थी। इसलिए उसने मदद के लिए मीडिया को फोन करने के बारे में सोचा, लेकिन उसे तुरंत रोक दिया गया और बताया गया कि इससे चीजें और जटिल हो जाएंगी। फिर तुरंत उसे कमांडर से मिला दिया गया। कमांडर ने तुरंत उसे शांत किया, जैसे कि वो इस मामले में अनुभवी हो। वे उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसे बचाने के लिए वो उत्साहित था कि आखिरकार किसी ने उसे गंभीरता से लिया और कमांडर काफी पेशेवर था। फोन में सिग्नल मिलने से उसने अंदाजा लगाया कि वो ज्यादा गहराई में नहीं दबा है और उसे फोन को वाइब्रेट से रिंगटोन पर बदलने के लिए कहा, जिससे बैटरी भी बचेगी और फोन की लोकेशन ट्रैक करके उसे ढूंढा जा सकता है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी थी। लेकिन तभी राजकुमारी का फोन आया और अब सिर्फ 2 घंटे बचे थे। उसने पूछा कि फिरौती की तैयारी कैसी है, लेकिन वो हक्का बक्का रह गया और उसने बताया कि सरकार उन्हें पैसे नहीं देगी और न ही उनसे बात करेगी। वो भी तो बस एक आम आदमी है, उसे कोई भी फैसला लेने का हक नहीं है। वो बस अब घर जाना चाहता है। राजकुमारी को उस पर थोड़ी दया आ रही है, इसलिए वो उसे पहले फिरौती का वीडियो बनाने दे रही हैं और उन्होंने बड़ी समझदारी से स्क्रिप्ट भी पहले से तैयार कर ली है। बस उसे उसके पैरों के पास रख दिया है, उसे बस पढ़कर सुनाना है। लेकिन ताबूत के अंदर बहुत अंधेरा है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। क्या वीडियो बनाने के बाद वो उसे छोड़ देंगे? वो बहुत ज्यादा सोच रहा है। फिरौती तो मिलनी ही चाहिए, लेकिन उसके लिए ये $50 लाख कौन देगा? आखिर वो है ही क्या, एक आम आदमी। फिरौती की रकम $10 लाख तक कम की जा सकती है और फिर फोन कट जाता है। ये राजकुमारी थोड़ी इंसानियत दिखा रही है, लेकिन $10 लाख भी वो नहीं दे पाएगा। ज्यादा सोच नहीं सकता, पहले देखता हूँ स्क्रिप्ट में क्या लिखा है। स्क्रिप्ट ढूंढने के लिए वो उस तंग ताबूत में दिशा बदल रहा है। उस दबाव से हड्डियों में होने वाला दर्द किसी यातना से कम नहीं है, लेकिन मेहनत का फल तो मिलता ही है। उसे न सिर्फ एक नोट मिला, बल्कि उसे एक बैग भी मिला। उसमें 2 चांदी की छड़ें, एक अच्छा बुरा टॉर्च और एक चाकू भी था। लेकिन नोट पढ़ने के बाद उसने उसे मसल कर फेंक दिया। फोटो खींचो तो भी पैसे लगेंगे, फोटो ना खींचो तो भी पैसे लगेंगे, तो फोटो खींचने का क्या फायदा? फोन में सिर्फ 2% बैटरी बची है। सबसे जरूरी है कमांडर से संपर्क करके अपहरणकर्ताओं का फोन नंबर उन्हें देना, ताकि जल्द से जल्द अपहरणकर्ताओं को पकड़ा जा सके और उसे छुड़ाया जा सके। कमांडर ने वादा किया कि अगर ये कॉलों खेंग नहीं है तो कुछ ही मिनटों में पता चल जाएगा कि कॉल कहां से की गई थी। लेकिन परेशानी ये है कि उसके फोन का सिग्नल मिस्र के माध्यम से आ रहा है, इसलिए उसे ट्रैक करना मुश्किल है। लेकिन अजीब बात यह है कि कमांडर उसे सुकम की तस्वीरें लेने की भी अनुमति नहीं दे रहा है, और तो और वो मीडिया को भी नहीं बताना चाहते क्योंकि इससे अंतर्राष्ट्रीय मामला बन जाएगा। तब उसे एहसास हुआ कि उन्हें उसकी मौत की परवाह नहीं है, वे सिर्फ उसे शांत रखना चाहते हैं ताकि मामला बिगड़े नहीं। यही कमांडर का असली मकसद है, यही एक आम आदमी होने का दुख है। अगर कोई खास आदमी होता तो उसे कब का बचा लिया गया होता। तो युवान सिंह ने बताया कि उसे ढूंढना 4 सितारा होटल में कमरा ढूंढने जितना मुश्किल और दुखद है। पहले भी अनगिनत लोगों का अपहरण हो चुका है, पत्रकार, ठेकेदार, सब लोग। दुखद है, लेकिन सच यही है कि वो अकेला है। उसे पता है कि अतीत में कोई भी नहीं था। उसका विश्वास जीतने के लिए कमांडर ने उसे ये भी बताया कि 2 हफ्ते पहले मार्क वाइट नाम के एक व्यक्ति का अपहरण हुआ था, जिसे अब छुड़ा लिया गया है। उन्हें घर भेज दिया गया है और उन्होंने फिरौती के लिए इस्तेमाल किए गए फोन नंबर के आधार पर एक सटीक सुराग ढूंढ लिया है और एक टीम को भेजा है। लेकिन वो धैर्य से इंतजार कर रहा है। हालांकि पहले धोखा होने की संभावना थी, लेकिन वो खुश होने से खुद को रोक नहीं सका। अब उसे बस शांत रहना है,
अपनी ऊर्जा बचानी है और बिजली बचानी है। 10 मिनट बाद उन्हें फिर से कॉल करें, जरूर कोई अच्छी खबर होगी। लेकिन उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जब उसने फोन काटा तो फिरौती मांगने वाले ने उसे तुरंत एक वीडियो बनाने के लिए कहा। ये एक अचानक हुए विस्फोट की तरह था, जिससे वो बेचैन हो गया और उसे सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी। लेकिन उसने मुश्किल से अपने आप को शांत किया। फिरौती मांगने वाले ने एक और मैसेज भेजा, एक महिला का अपहरण कर लिया गया है। अचानक उसका रंग उड़ गया और उसने जल्दी से एक और कॉल की। उसने उनसे कहा कि वो उस औरत को नुकसान न पहुंचाएं और उसने गुंडों की तरह व्यवहार न करने को कहा। उन्होंने मौके का फायदा उठाकर उसे धमकी दी कि वो तुरंत शूजिंग क्लासिक्स की किताब का वीडियो बनाए, वरना वो उसे मार देंगे। वो मान गया और उसने तुरंत शूजिंग का वीडियो बनाकर भेज दिया। उसे उम्मीद थी कि वो निराश हो जाएगा, लेकिन वो अचानक हंसने लगा। उसे खुद पर हंसी आ रही थी कि वो अपनी जान बचाने में असमर्थ होते हुए भी दूसरों के बारे में सोच रहा था। उसे पता नहीं था कि एक बड़ा खतरा उसके शरीर पर रेंग रहा है। उसने अपनी टॉर्च चालू की और अचानक महसूस किया कि उसकी पतलून में कुछ हिल रहा है, लेकिन वो गर्म और नरम नहीं था। उसने अंदाजा लगा लिया कि वो क्या है, इसलिए वो और भी ज्यादा हिलने से डर रहा था, जब तक कि वो उसकी पतलून से बाहर नहीं निकला और उसने उसका असली रूप नहीं देख लिया। उसकी लंबी पतली जीभ देखकर वो ठंडे पसीने से तरबतर हो गया। ये चीज जहरीली थी और उसकी जीभ लगातार उसे घूर रही थी। अपनी सुरक्षा के लिए उसने सावधानी से अपने पैर वापस खींचे और जीभ से दूरी बनाई। इस एक आदमी के आकार के ताबूत में भी वो अपनी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे पा रहा था। उसे जिंदा दफनाया जा रहा था और अब एक जीभ भी उसे परेशान कर रही थी, उसकी बची हुई जगह पर कब्जा कर रही थी। विरोध करने और जीवित रहने के लिए उसने जीभ को मारने की तकनीक लागू करना शुरू कर दिया, अपनी सांस रोककर। वो बेचैनी से 9 बोतलें खोल रहा था, इस डर से कि जरा सी भी आवाज होगी, लेकिन उसने गलती से ढक्कन गिरा दिया, जिससे तुरंत जीभ का ध्यान गया। वो डर गया और उसने तुरंत अपनी सांस रोक ली, यहाँ तक कि अपनी पलकें भी नहीं झपकाईं। शुक्र है जीभ। उसने 9 बोतलें जीभ पर उड़ेली और फिर लाइटर का इस्तेमाल किया, लेकिन गलती से उसने अपने पैर से फोन को लात मार दी, जो संयोग से चालू हो गया और कॉल आने लगी। लेकिन बुरी बात यह थी कि आग लगने के बाद जीभ और भी ज्यादा आक्रामक हो गई। उसने पूरी ताकत से अपने पैरों को हिलाया। शुक्र है कि जीभ ने उस पर हमला नहीं किया, बल्कि वेंट से निकल गई। उसने जल्दी से अपने कपड़ों से उसे बंद कर दिया और फिर मुड़ा और फोन उठाया, लेकिन गलती से 9 बोतलें आग पर गिर गईं और 9 पानी तेजी से आग की ओर बहने लगे। लेकिन और भी बुरी बात ये थी कि टॉर्च आग में पिघल रही थी और फिसलती जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो फटने वाली है। उसने तुरंत पलटकर आग बुझाने की कोशिश की, हालांकि वो कॉल कनेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन उसने आखिरकार अपनी जान बचाने के लिए आग बुझा दी। उसने तुरंत फोन की भाषा बदलकर अंग्रेजी कर दी और उसे इस फोन का नंबर मिल गया। वाकई जान बची तो लाखों पाए। उसने तुरंत नंबर संबंधित विभाग को दे दिया। अब उम्मीद है, लेकिन फोन की बैटरी सिर्फ 1% बची है। सिर्फ दूसरों का इंतजार नहीं कर सकते, उसे भी खुद को बचाने का कोई तरीका सोचना होगा। लेकिन मसला ये है, अभी या तो ग्लो स्टिक बदलनी है या टॉर्च काम नहीं कर रही। और उसे सबसे ज्यादा तो तब सदमा लगा जब अपहरणकर्ताओं ने एक और वीडियो भेजा, जिसमें उनकी मांगे पूरी न होने पर एक आदमी को मौके पर ही गोली मार दी गई। ये क्रूर नजारा देखकर उसे उल्टी हो गई। ये अपहरणकर्ता बिल्कुल सनकी हैं। क्या वो उनसे बच पाएगा? साथी के मरने से उसका दिल टूट गया। उसने सोचा कि चाकू से खुद को मार ले ताकि जिंदा न मारा जाए। अचानक उसके सिर में दर्द हुआ और वो बेहोश हो गया। होश में आते ही उसने तुरंत कमांडर को फोन किया, लेकिन उसे सुनने को मिला कि उसने सब बर्बाद कर दिया। उसने वीडियो जारी करके मामले को और उलझा दिया। अब अपहरणकर्ताओं के पास कोई चारा नहीं है, उन्हें बस डटे रहना होगा। जब तक वो स्पर्म नहीं मिलेगा वो उसे जिंदा मार देंगे। तो क्या मैं कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा? अगले ही पल पूरा कंटेनर अचानक हिलने लगा, जिससे ये साबित हो गया कि इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक और जोरदार धमाका हुआ, जिससे ऊपर की लकड़ी में दरारें आ गईं। जल्द ही लकड़ी शाजी का वजन सहने में असमर्थ हो गई और अचानक एक बड़ा छेद हो गया। शाजी किसी तरह आगे बढ़कर कंटेनर में घुस गया और उसने जल्दी से कपड़ों से छेद को बंद कर दिया। लेकिन फिर भी कुछ शाजी वहीं रह गया। इस नाजुक मौके पर कंपनी का अचानक फोन आया। उनकी चिंता उसकी सलामती नहीं, बल्कि एक घातक चाल थी। सबसे पहले कंपनी ने कहा कि उसे इराक भेजने से पहले काम के खतरों के बारे में पूरी तरह से बता दिया गया था और अगर कुछ होता है तो वो खुद जिम्मेदार होगा। दूसरा, कंपनी ने आज सुबह ही उसके साथ अपना रोजगार समझौता रद्द कर दिया है, यानी हमले के समय वो कंपनी का कर्मचारी नहीं था। कंपनी का इस हमले और अपहरण से कोई लेना देना नहीं है। और भी बुरी बात यह है कि उसके परिवार को बीमा का 1 पैसा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अनुबंध में पहले वो जीवित था। सब कुछ साफ साफ धकेल दिया। चौथा, जोखिम न लेना ही पूंजी का सार है। जितना पहले उधार लिया, अब उतना ही पछतावा है बेहतर जीवन के लिए। उसने परिवार, व्यवसाय, पति और देश को दांव पर लगा दिया। परिणाम स्वरूप अंत में ये न केवल एक सपना था, बल्कि उसे अपनी जान भी गंवानी पड़ी। और इस समय कई का लकड़ी का तख्ता अब और नहीं टिक सकता था। हत्यारा पागल हो गया, चाहे वो कितना भी रोक नहीं पाया। लेकिन वो हंसा, यहाँ तक कि भी करता रहा के जीवन को। उसे लगा कि अपहरणकर्ता मर जाएगा। हत्यारे की मंशा उजागर हो गई और आसपास के कई इलाके भी तबाह हो गए, जिससे उसे जीने की उम्मीद मिली। वे सभी लोगों और वस्तुओं को नष्ट करना चाहते थे। अब वीडियो एक बुरा मजाक और एक अफवाह बन गया है। जीवन के अंतिम क्षणों में वो केवल अपने परिवार के लिए कुछ शब्द छोड़ना चाहता था।
वो अपनी पत्नी और बच्चों से बहुत प्यार करता था और केवल उन्हें और अधिक देना चाहता था। अब वो एक निराशाजनक स्थिति में है और उनके लिए केवल अंतहीन दर्द बचा है। उसे बहुत पछतावा है और वो हार मानने को तैयार नहीं है, लेकिन उम्मीद का प्रतीक लाइटर जल्द ही खाली हो जाएगा। वह केवल चुपचाप मौत के आने का इंतजार कर सकता है और एक फोन कॉल न केवल उसे जीने की उम्मीद दिलाता है, बल्कि वो आखिरी तिनका भी बन जाता है जो उसे तोड़ देता है। अपहरणकर्ता का फोन आता है। वो चाहता है कि वो एक माफी वीडियो बनाए। अगर वो माफी वीडियो बनाता है तो सरकार निश्चित रूप से पैसे देगी। अगर वो वीडियो नहीं बनाता है तो वो उसे मार देगा। शुरू में उसे थोड़ा अविश्वास था। जब तक कि अपहरणकर्ता ने उसका सही पता नहीं बताया, तब तक वो डर गया। ये लोग सनकी हैं और हत्या भी ऐसी कि किसी को पता न चले। उसने तुरंत अपनी पत्नी को फोन किया कि वो बच्चों को लेकर कहीं और चली जाए, पर पत्नी ने फोन नहीं उठाया। उसने कई लोगों को मारा था, पर उसे अब अपनी मौत की परवाह नहीं थी। वो बस अपने परिवार को बचाना चाहता था। उसने कमांडर से संपर्क करने की कोशिश की, पर संपर्क नहीं हो पाया। क्या सच में कोई रास्ता नहीं है? तभी अपहरणकर्ताओं ने उसके एक साथी के मारे जाने का वीडियो भेजा। वो पूरी तरह घबरा गया। अपनी पत्नी और बच्चों की सुरक्षा के लिए उसने दर्द से कराहते हुए अपनी उंगलियां काटी और तुरंत भेज दी। उसे डर था कि कहीं अपहरणकर्ता उसकी पत्नी और बच्चों को नुकसान न पहुंचाए। खून बहुत बह गया था और दर्द भी बहुत ज्यादा था, जिससे उसकी चेतना खोने लगी थी। तभी उसे किसी के शाओ गुआन के कहने की आवाज सुनाई दी। फिर उसे तेज रोशनी और लुओ शुआन जियांग की आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि वो बच गया है, पर वो नहीं बचा था, क्योंकि रात 8-9 बजे ऐसी रोशनी नहीं हो सकती। ये सब एक भ्रम था। अब जो भी फोन कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो मरने ही वाला है। पर कमांडर ने उसे उत्साहित होकर बताया कि उन्होंने उसकी सही जगह ढूंढ ली है और उसे 3 मिनट और टिके रहने के लिए कहा। पर लकड़ी के तख्ते अब पानी नहीं रोक पा रहे थे। हर जगह से पानी रिस रहा था। वो शायद 1 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। और पत्नी के फोन और उनके बीच के अटूट प्यार ने उसे पहले से कहीं ज्यादा जीने की इच्छा दी। तभी कमांडर ने एक अच्छी खबर दी। वे ठीक उसके ऊपर हैं। पर जब वो उम्मीद से भरा मौत से लड़ रहा था, तो उसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो मार्क वाइट की लाश खोद निकालेंगे। दरअसल ये सब हुआंग नियान था।